हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप सभी लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिशों की शक्तियों का पूरा विस्तार। हम इसमें स्टेट वाइज जानेंगे। सबसे पहले बंगाल में हम देखेंगे कि उनकी शक्तियों का विस्तार कैसे कैसे हुआ था। इस वीडियो में हम जानेंगे बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, कार्नेटिक वार्स कब हुए थे। दोस्तों, ये वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे कि द्वैध शासन क्या था, डुअल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं, और आप सभी लोग ये भी जानेंगे कि ब्लैक होल की घटना क्या थी। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी बंगाल में स्थापित कब की थी। तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में बंगाल में स्थापित की थी। उन्होंने शाह सुजान की अनुमति से वो कोठी स्थापित की थी। अब और 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। फिर कुछ समय बाद औरंगजेब के पोते अजीमुद्दीन से मुर्शिद कुली खां का मतभेद होने की वजह से उन्होंने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर ली थी, जो कि मकसूदाबाद के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने स्थानांतरित कर ली थी। फिर 1717 ईस्वी में मुग़ल सम्राट जो थे फ़र्रुखसियर, उन्होंने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया था। दोस्तों, मुर्शिद कुली खां ने ही इजारेदारी प्रथा की सबसे पहले शुरुआत की थी। फिर आते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके जो दामाद थे सुजाउद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अब देखिए उनका टाइम पीरियड है 1727, 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक। उन्होंने देखिए क्या क्या किया था। ही वॉज ग्रांटेड द गवर्नरशिप ऑफ बिहार बाई मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। देखिए वो मोहम्मद शाह के द्वारा, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, उन्होंने गवर्नरशिप उनको दे दिया गया था सजाउद्दीन को, जो 1733 ईस्वी में अपॉइंट हुए थे। फिर आते हैं सरफराज खां। दोस्तों, सरफराज खां सुजाउद्दीन के बेटे थे। उन्होंने जब नवाबी संभाली तो उस टाइम बिहार के जो गवर्नर थे अलीवर्दी खां, उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में ही ये सरफराज खां मारे गए। फिर उनकी मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां को अपॉइंट किया गया था बंगाल का नवाब। दोस्तों, अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब बने। इन्होंने 2 करोड़ रुपए मुग़ल सम्राट को घूस देकर अपने पद को स्थायी कर लिया था। इन्होंने 20 साल तक राज किए थे। दोस्तों, शुरुआत के तो इन्होंने 4 साल तक फरमान भेजा था मुग़ल सम्राट को, फिर उसके बाद फरमान भेजना बंद कर दिया था और यह नाम मात्र के ही मुग़ल सम्राट के अधीन थे। इन्हें मराठा राज्यों द्वारा बहुत परेशान किया गया था। अंत में इन्होंने मराठा सरदार रघु जी से संधि कर ली थी। उसके अंतर्गत इन्होंने उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए चौथ देने की बात को स्वीकार कर ली थी। दोस्तों, अलीवर्दी खान ने ही यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि अगर इन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। दोस्तों, सुजाउद्दीन ने अंत में 1724 से 39 उनका टाइम था, उन्होंने अंत में बिहार के गवर्नरशिप को स्वीकार कर लिया था, जो कि मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह थे। फिर आते हैं सिराजुद्दौला। इनका देखिए टेन्योर कितना है, तो ये देखिए 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी। अलीवर्दी खां वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंडसन। जो थे सिराजुद्दौला, वो अलीवर्दी खां के नाती थे, जिन्हें दौहित पुत्र कहते हैं, मतलब कि पुत्री का पुत्र वो थे। 1757 AD सिराजुद्दौला सीज्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड मार्च्ड कलकत्ता। उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री को रोक दिया था, कासिम बाजार में रोक दिया था और ऑक्यूपाइड विलियम
विलियम ब्लैक होल ट्रेजिडी टुक प्लेस। अब इन्हीं के समय में ब्लैक होल की ट्रेजिडी जो थी वो जगह ले ली थी। 1757 ईस्वी में इसी टाइम क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर ट्रीटी ऑफ अलीनगर की संधि हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता। रॉबर्ट क्लाइव की वजह से क्या हुआ था, इन्होंने इलाहाबाद की संधि को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों ब्लैक होल की घटना हम जानेंगे। ब्लैक होल की घटना एक मनगढ़ंत घटना थी जो कि एक अंग्रेज अधिकारी जेजेड हालवेल द्वारा रची गई थी। उसने कहा था कि 20 जून की रात को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट 10 इंच चौड़ी एक कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, जबकि ये झूठ है। इतनी छोटी सी जगह में इतने लोगों का आना संभव नहीं था। तो ये थी ब्लैक होल की घटना। दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में नवाब की सेना लगभग 50,000 थी और उनके कंपैरिजन में रॉबर्ट क्लाइव की सेना काफ़ी कम थी। इस युद्ध में मीर जाफ़र ने धोखा दिया था। उसने पद की लालसा में अपने राष्ट्र से ही गद्दारी कर दी थी। इस युद्ध में नवाब की तरफ से मीर मदान थे, मोहनलाल थे और कुछ फ्रांसीसी सैनिक थे। इस युद्ध में नवाब की सेना लगभग 500 मारी गई थी और इतने ही लगभग घायल हुए थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव की सेना की ओर से 26 मारे गए थे और 49 क्या हुए थे, घायल हुए थे। तो इसलिए मीर जाफ़र को गद्दार माना जाता है। उसने पद की लालसा की वजह से क्या करा था, अपने राष्ट्र को धोखा दिया था, इसलिए उसे गद्दार भी माना जाता है। मीर जाफ़र को मीर बख्श भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए मानिक चंद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता। जो मानिक चंद थे वो क्या थे, कलकत्ता के इंचार्ज थे। फिर मीर जाफ़र, यहाँ पे मीर जाफ़र की टाइम लाइन दे रखी है। तो इनका 1757 AD से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। द कंपनी वॉज ग्रांटेड डिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल। जो कंपनी थी वो क्या कर दी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री व्यापार करने के लिए क्या अनुमति दे दी थी। तो ये रहे मीर जाफ़र के बारे में। दोस्तों फिर आते हैं मीर कासिम। इनका टेन्योर देखते हैं तो 1760 ईस्वी से 1764 ईस्वी तक इनका टाइमलाइन माना जाता है। दोस्तों अलीवर्दी खां के बाद सबसे योग्य शासक मीर कासिम को ही माना जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र वॉज रिप्लेस्ड बाय हिज सन इन लॉ मीर कासिम। जो मीर जाफ़र थे वो 1760 ईस्वी में उनके क्या कर दिए थे, रिप्लेस हो गए थे। उनकी जगह पे सन इन लॉ मतलब उनके जो दामाद थे मीर जाफ़र, उनकी जगह मीर कासिम आ गए थे। मीर कासिम सीडेड बुर्दवान, मदनौर एंड चित्तगांव। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। उन्होंने इतने राज्यों में अपनी कैपिटल क्या कर दी थी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी। अब मीर कासिम इन्हीं के टाइमलाइन में क्या हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी। दोस्तों हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध की नींव पड़ी कहाँ से थी। तो पहले हम ये समझेंगे कि पटना की घटना की वजह से हुई थी। पटना की घटना क्या थी, तो पटना की व्यापारिक कोठी पर एक अंग्रेज अधिकारी एलिस ने हमला कर दिया था। फिर हमला करने के बाद मीर कासिम ने तुरंत वापस हमला कर दिया और पटना पर अपना अधिकार जमा दिया और एलिस सहित सभी अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से सभी ब्रिटिशर्स परेशान हो गए थे। उन्होंने मीर कासिम के प्रति षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने उनके पद को हटा दिया, मीर कासिम के पद को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था। उन्होंने नमक कर पर भी
2.5% कर लेने के अलावा सारे कंपनी को छूट दे दी थी। अब बक्सर युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी से शुरू हुआ था। पटना की घटना के बाद यही हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल। अब इसी टाइम 1765 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ था? 1765 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर बना था। यहीं से बक्सर के युद्ध को ही ब्रिटिशर्स का सक्सेस माना जाता है। डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो देखिए, 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक ये शुरू हुआ था। पहले तो ये समझेंगे कि द्वैध शासन था क्या, डुअल सिस्टम। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने अपने प्रशासन का अधिकार तो ले लिया था, मतलब बंगाल का जितना भी प्रशासन था सारा काम तो वो करेगा, लेकिन उसका उत्तरदायित्व नहीं लिया था। मतलब कि जितने भी काम होंगे उससे अगर कोई नुकसान होगा तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होगा। इसी को कहते हैं कि प्रशासन तो अधिकार में ले लिया लेकिन उत्तरदायित्व ही स्वीकार नहीं किया। इसी दोनों को अलग कर देने की क्रिया को द्वैध शासन कहते हैं। अब देखिए, जब उत्तरदायित्व ही नहीं लेगा तो इससे बहुत ज़्यादा भूखमरी आई थी बंगाल में, उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। फिर देखिए, 1765 AD द कंपनी एक्वायर्ड बोथ डोमिनी एंड नजामत राइट्स फ्रॉम नज्म उद्दौला। इसके बाद नज्म उद्दौला आए और जो कि बंगाल के नवाब बने थे। वारेन हेस्टिंग क्या किए थे? द्वैध शासन को हटा दिए थे, क्योंकि इससे बंगाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था भूखमरी की वजह से। दोस्तों, फिर आता है कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार को कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए, ये लड़ा किसके किसके बीच गया था? तो ये एंग्लो और फ्रेंच के बीच में, जो इंग्लैंड वाले थे और फ्रेंचेस जो थे, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। इनके बीच 3 वार लड़े गए थे। देखिए, दीज वॉर वर कंटिन्यूड फॉर 20 ईयर। ये युद्ध जो थे वो पूरे 20 साल तक चले थे। 1744 से 1763। आप लोगों को कहीं कहीं 1746 भी दिया होगा, लेकिन NCERT में 1744 ही दिया है, तो आप लोग 44 मानिएगा। अब देखिए, फर्स्ट वॉर कब हुआ था? तो फर्स्ट वॉर 1744 से 48 तक 4 साल तक चला था। फ्रेंच कैप्टर्ड मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। फ्रेंचों ने क्या करा था? मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया था। फ्रेंच डिफीटेड नवाब ऑफ हैदराबाद एट थॉम। उन्होंने नवाब को हैदराबाद में ही हरा दिया था। फिर उसी टाइम क्या हुआ था? एक्सीला चैपल, इसकी क्या हुई थी? संधि, जो कि 1748। तो फर्स्ट वार जो था वो इसकी संधि, एक्सीला चैपल के संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, देखते हैं सेकेंड वार कब हुआ था। तो सेकेंड वार 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। ये दूसरा वार जो हुआ था, डुप्लेक्स अलाइन विथ मुजफ्फरजंग हैदराबाद, जो कि डुप्लेक्स ने मुजफ्फरजंग से क्या करा था? मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब, इन दोनों की वजह से उन्होंने युद्ध को चलाया था। आफ्टर इनिशियल रिवर्स रॉबर्ट क्लाइव इमर्ज विक्टोरियस। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा था? उल्टा कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने विक्टोरियस, अपनी जीत को स्वीकार कर लिया था। फिर आता है गोल्डे साइन विथ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। फिर इसी बीच क्या हुआ था? पौंडीचेरी की संधि हो गई थी 1765 में। इसी बीच क्या हुई थी? पौंडीचेरी की संधि हुई थी, जिसकी वजह से दूसरा वार समाप्त हुआ था। फिर तीसरा वार चलता है 1758 से 1763 ईस्वी तक। फिर देखिए, फ्रेंच काउंट डी लैली कैप्चर्ड फोर्ट सेंट डेविड। इन्होंने क्या करा था? सेंट डेविड को कैप्चर कर लिया था, उस पर अधिकार जमा लिया था। फ्रेंच वर डिफीटेड एट वांडीवास। जो फ्रेंच थे वो वांडीवास में हार गए थे, उनकी हार हुई थी 1760 ईस्वी में अंडर जनरल आयरे कोटे। वो क्या थे? जनरल आयरे कोटे के अंडर में ही वो हार गए थे। पौंडीचेरी वॉज रिटर्न्ड टू फ्रेंच बाई ट्रीटी ऑफ पेरी।
जब पेरिस की संधि हुई थी तब क्या होते वो फ्रेंच वापस इस्टेब्लिश हुए थे या सत्ता में आए थे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।